एक माता पिता अपने फौजी बेटा के पास एक चिट्ठी लिखते हैं। उस चिट्ठी में लिखते हैं कि बेटा, जो तेरी बहू है उसके जो कार्यकलाप हैं उनको समझ नहीं आ रहे हैं। दरअसल एक व्यक्ति आता है उसके गांव से और वह उसके साथ घंटों घंटों बिताता है। इस बात को पढ़कर उस फौजी को काटो तो खून नहीं। वह सोच बैठता है कि हो सकता है शायद उसकी जो पत्नी है उसके उस आदमी से नाजायज संबंध हो। अब तो वह अपनी छुट्टी के लिए फौज में गुजारिश डाल देता है और वह जैसे उसको छुट्टी मिलती है वह छुट्टी लेकर आकर पहुंचता है सीधे अपने घर। घर आने के बाद वह अपनी पत्नी से अब जो सवाल जवाब कर रहा है, यहाँ पर उसकी पत्नी उसको सच सच नहीं बता रही होती है। अब तो वह फौजी अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लेता है और वह कहता है अपनी पत्नी से कि देखो कहीं ऐसा ना हो आप भी इस दुनिया से चली जाएं। दरअसल मुझको सारे मामले बता दो तो मैं तुम्हें शायद क्षमा कर दूं। अब तो वह लड़की बता देती है कि हाँ, उसका एक आशिक है जो कि उसके गांव में आया करता था, जिसका नाम मुकेश है। वह जो मुकेश है वह अब यहाँ पर भी आने की बात कह रहा है और आता भी है, लेकिन उसको उस मुकेश के साथ मजबूरन संबंध बनाने पड़ते हैं। अब जैसे ही एक फौजी इस बात को सुनता है कि उसकी पत्नी गलत कार्य करती है, उसको काटो तो खून नहीं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक युक्ति आती है और वह उस युक्ति के तहत अपनी पत्नी से कहता है कि तुमको उस आशिक को दोबारा बुलाना होगा। दरअसल मैं घर में मौजूद रहूँगा लेकिन तुम इस बात को किसी को नहीं बताओगी। बस वह पत्नी अपने पति का कहना मानती है और उस मुकेश के पास मतलब कि खबर भिजवा देती है कि वह उससे मिलने आए। अब तो मुकेश अब उस अपनी नई प्रेमिका मीनू यादव से मिलने के लिए चल पड़ता है और जैसे उस घर में आता है अब तो फौजी उसको रंगे हाथों अपने ही घर में पकड़ लेता है। लेकिन फौजी उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिसके बाद शायद इस पूरी स्थिति को जानने के लिए वह मुकेश ही जिंदा नहीं बचता है। यानी कि एक ऐसी कहानी घटित होती है। यहाँ पर इस कहानी में आप देखेंगे किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, यहाँ पर पत्नियों का अदला बदली, यानी कि एक फौजी की पत्नी के साथ भी ऐसा गलत काम। इस कहानी में बहुत कुछ होगा। मेरी आपसे उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों ये एक सच्ची घटना है और ये आती है बुलंदशहर के उस कस्बे से जहां पर इस कहानी को बताने वाले व्यक्ति के बारे में भी हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन इस कहानी को जानते हैं। दरअसल ये जो कस्बा है यहाँ पर एक लाला नाम का व्यक्ति रहा करता था। दोस्तों ये लाला काफ़ी अच्छे मोटे पैसे वाला आदमी, रसूखदार व्यक्ति और इसके जो पेटी जो कारोबार है उसको चलाता है। दरअसल आज जहां पेट्रोल पंप चारों तरफ फैले हुए हैं, इन पेट्रोल पंपों में हम लोगों को सीएनजी, डीजल, पेट्रोल वगैरह सब कुछ मिलता है। पहले पेट्रोल पंप नहीं हुआ करते थे, पैटी कारोबार हुआ करते थे और इसी पैटी की वजह से यानी कि लोग आम लोगों को ये डीलरशिप मिल जाती है और इसी डीलरशिप के तहत ये लोग डीजल पेट्रोल को बेचा करते हैं। छोटी सी दुकान, लेकिन यहाँ से पेट्रोल डीजल आदि बेचा करते हैं, क्योंकि पहले लोगों के पास ना तो इतने साधन थे ना ही इतना बड़ा जुगाड़ था। लेकिन जो भी था वहाँ पर ये पेटी डीलर अपना काम किया करते हैं। उन्हीं में से जो लाला है उसको वो पेटी डीलिंग का काम मिल जाता है और वह वहाँ पर अकेला एक ऐसा डीलर बैठा है जो कि डीजल पेट्रोल को बेचा करता है। बहुत ही अच्छे ढंग से उसका ये कारोबार चलता है और उसमें से वो बहुत मोटी रकम कमाता है। दोस्तों वहाँ उस रकम की वजह से वह बहुत सारे पैसे भी गांव वगैरह में उधार दिया करता है और उसी बात के चलते उसने अच्छी खासी रकम जुटा ली है। उसने काफ़ी अच्छी ज़मीन भी खरीदी, लगभग उसके पास 200 एकड़ ज़मीन भी है। इसी सिलसिले में जब वह लाला अपने उस पेटी कारोबार के यानी कि बड़े गोदाम में बैठा हुआ था, अचानक पता नहीं कारण क्या था, उसके उस गोदाम में आग लग जाती है और वह इतनी भयानक आग होती है कि उसी आग की वजह से लाला की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों जहां लाला के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा मुकेश के हाथों ये पूरा काम आ जाता है। अब तो जो मुकेश है वह उस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया करता है, यानी कि अपने पिता के
जो कारोबार है उसमें हाथ बटाया करता है। जिस प्रकार से मुकेश यहाँ पर काम करता है, मुकेश एक अय्याश किस्म का व्यक्ति होता है। दरअसल उस मुकेश की स्थिति कुछ ऐसी होती है, वह पैसा तो अच्छा खासा कमाता है लेकिन उस पैसे को अपनी अय्याशी और शराब में उड़ा दिया करता है। बुलंदशहर के कस्बे में रहने वाला वह जो खालिद है, खालिद अपनी पत्नी अफसाना के साथ रहा करता है, लेकिन एक दिन उनका जो बेटा जिसकी उम्र करीब 4 साल है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वह जो खालिद है वह उसी यानी कि मुकेश की उस पेटी जो डीलरशिप है वहाँ पर काम किया करता है। अब वह अच्छा दोस्त भी है उस मुकेश का। अफसाना अपने शौहर खालिद से कहती है कि तुम जाओ अपने मित्र से कुछ पैसे मांग कर लाओ। यहाँ पर वह जो लड़का है खालिद जाता है मुकेश के पास और मुकेश से कुछ पैसों की मांग रखता है, लेकिन यहाँ पर जो मुकेश है वह उससे कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम मेरे पैसों को चुका नहीं पाओगे, लेकिन एक काम करो, मैं तुम्हें चुकाने का मौका भी नहीं देता। दरअसल तुम्हें एक काम करना होगा, यह काम है कि तुम अपनी जो बीवी है यानी कि अफसाना जो कि बहुत सुंदर है, उसको उसके पास भेजना होगा और वो आएगी और पैसे ले जाएगी। लेकिन इस पूरी स्थिति को वह खालिद ढंग से समझ गया था कि जिस प्रकार से ये अय्याश किस्म का व्यक्ति है, इसकी गंदी नज़र उसकी पत्नी पर ज़रूर है। बस इसी मामले में वह अपने दोस्त से बुरा भला कहने लगता है और कहने लगता है, यार तुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं, तू तो शर्म के निकट भी नहीं बैठता, लेकिन तूने उसे दोस्त की पत्नी पर गंदी नज़र रखी, इससे घिनौना व्यक्ति कोई भी नहीं होता। खालिद मायूस होकर अपनी नौकरी को छोड़कर सीधा आ जाता है अपने घर, लेकिन उसकी जो बीवी है वह उसका उतरा हुआ चेहरा ढंग से पढ़ नहीं पाती है। वह उससे पूछ बैठती है कि क्या हुआ खालिद, तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा। यहाँ पर वह जो अफसाना है काफ़ी सारी कसम धर्म खिलाती है, तब जाकर खालिद उसको वह उस बात को बताता है जो उसके दोस्त ने उससे कही थी। दरअसल यहाँ पर वह बताता है कि कैसे उसके दोस्त ने उसके साथ यानी कि उसकी पत्नी को मांगा है और उसके बदले ही वह पैसे देगा। अब तो उन पैसों के लालच में, अपने बेटे की जान बचाने के लालच में, वह जो अफसाना है वह अफसाना पहुँच जाती है मुकेश डीलर के पास। मुकेश जैसे अफसाना को देखता है वह मन ही मन बहुत खुश होता है और कहने लगता है कि बोलो भाभी जी, आप यहाँ क्यों आई हैं। अब तो अफसाना कहने लगती है कि आपको सब कुछ तो मालूम है, लो मैं तुम्हारे सामने आ गई, तुम्हें जो करना है वो कर लो। यहाँ पर जो मुकेश है वह मुकेश उस अफसाना को एक जगह ले जाता है और फिर उसके साथ वही गंदा कृत्य करता है। इस पूरे काम को करने के एवज में अब तो जो मुकेश है, मुकेश अफसाना को 10,000 रुपये देता और कहता है कि लो इन पैसों को ले जाओ और अपने बेटे का इलाज करा लो। अब तो उन पैसों को अफसाना लेकर तो आ गई है और अफसाना अब अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए जाती है और उसका इलाज कराती है तो उसके बच्चे की जान बच जाती है और उसका बच्चा काफ़ी अच्छा ठीक हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस अफसाना को भी एक गंदी लत लग गई थी कि अब तो उसके साथ संबंध बनाना बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि पहली बार में ही डर लगता है, बार बार में डर नहीं लगता। अफसाना अक्सर उस मुकेश के पास जाया करती, उसके साथ संबंध बनाया करती और उससे काफ़ी अच्छी रकम भी ऐंठा करती। उसका तो ये अब एक ऐसा सिलसिला हो गया था कि उसने अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली थी और वह अब अपने पति खालिद से कहती है कि तुम दिल्ली में एक अच्छी सी जगह ढूंढो। दरअसल वह अब इस मुकेश से छुटकारा पाना चाहती है और दिल्ली में रहना चाहती है अपने बच्चे के साथ। अब वह जो खालिद है उस पत्नी द्वारा कमाई गई रकम की मदद से दिल्ली में एक जगह ढूंढता है और वहाँ पर अपना मकान बनाने लगता है। यहाँ पर वह अफसाना अक्सर उस मुकेश के साथ रातें दिन बिताया करती है, उसी एवज में अच्छी खासी रकम भी कमाया करती है। जब उसको लगता है कि उसका घर दिल्ली में बन गया है और वह उससे छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ मुकेश को बहुत बुरी गंदी लत लग गई थी, दरअसल उसके अफसाना के साथ ही संबंध नहीं थे, वह बहुत सी महिलाओं के साथ संबंध रखने लगा था और संबंध बनाने के एवज में उसको पैसे भी खर्च करने पड़ते, लेकिन इस शौक ने उसके धीरे धीरे सारे पैसे ऐसे ही डुबा दिए। वो उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वह बहुत ही मुश्किल से अपने जीवन यापन करने लगा था। एक दिन की बात, उसको जब उसकी डीलरशिप के लिए कुछ तेल वगैरह खरीदना था तो वह उस अफसाना को अपने पास बुलाता है। अफसाना उसके पास आती तो है, लेकिन मुकेश अफसाना से कहता है कि उसको कुछ पैसे चाहिए। दरअसल अब यहाँ पर जो कभी अफसाना उस मुकेश के पास पैसे मांगने गई थी, आज खुद वह मुकेश अफसाना से पैसे मांग रहा है, लेकिन इस पैसे के एवज में रुखसाना उससे एक बात कहती है कि देखो,
जब तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, आज मैं तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊंगी। एक काम करो, अपनी जो पत्नी है उसको मेरे शौहर यानी कि खालिद के पास भेज दो, और यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दे दूंगी। अब इस बात को जैसे ही मुकेश सुनता है, उसको काटो तो खून नहीं, यानी कि वह इतनी बुरी तरह से बौखला जाता है और समझ जाता है कि कैसे उसने उन लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया था, और आज वही मजबूरी उसको, उसकी पत्नी को किसी और के हाथों में सौंपने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मुकेश ये सब काम तो नहीं कर पाता है, लेकिन मुकेश का उस अफसाना से जो पीछा है वह हमेशा के लिए छूट जाता है, और अफसाना अब तो दिल्ली में आ गई है, अपने शौहर अपने बच्चे के साथ बड़े ही राजी खुशी तरीके से अपना जीवन यापन करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जिस मुकेश के शरीर में इस प्रकार का ऐब लग गया था, उसकी नज़र में अब तो एक लड़की आ जाती है। वह लड़की वहीं एक नज़दीकी गांव की होती है, और उस लड़की के पास अक्सर मुकेश जाया करता है, और मुकेश उस लड़की से प्यार कर बैठा है, और कहीं ना कहीं उस लड़की और मुकेश के बीच में वो अवैध संबंध भी कायम हो जाते हैं, जो कि शायद उस लड़की को नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस लड़की के साथ वह मुकेश आया करता है और इसी प्रकार के रंग रलियां मनाया करता है, और उस लड़की को कुछ पैसे भी देकर जाया करता है। उसके माता पिता तो खुश, लेकिन जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती जा रही है, उसके लिए एक संबंध ढूंढा जाता है पड़ोसी गाँव में, और वह जो लड़का फौज में होता है, उस लड़की के साथ उस लड़की मीनू यादव की शादी करा दी जाती है। दोस्तों, उसके बाद अब तो वह जो मीनू है, मीनू अपने पति के घर तो पहुंच गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसका आशिक मुकेश उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, और वह मुकेश अक्सर उस लड़की के ससुराल में भी जाना शुरू कर दिया था, और वह वहां पर बताया करता कि वह मीनू के गांव से आया है। दरअसल वह मीनू का चाचा लगता है, और उसको मीनू से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। बूढ़े सास ससुर उससे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते, ज़्यादा पूछा नहीं करते, वो उस व्यक्ति को उसकी जो बहू है उसके पास भेज दिया करते। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये है वहाँ मीनू के साथ वही गलत संबंध बनाया करता। एक दिन की बात, जब बूढ़े बुजुर्ग सास ससुर उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं उनकी बहू के साथ कुछ इस प्रकार की बातें हो रही हैं, वो लोग अब अपने जो बेटा है जो फौजी है उसके पास यानी कि एक चिट्ठी लिखते हैं। बिल्कुल ये दौर उसी समय का है जब चिट्ठियाँ चलती थी, जब फ़ोन वगैरह नहीं थे। उस चिट्ठी में वो बूढ़े बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं वो अपना जो दर्द है उसको उकेर बैठते हैं और लिख देते हैं कि बेटा, तेरी जो पत्नी है जो यहाँ पर घर पर मौजूद है, उसके चाल चलन ठीक नहीं है। उसके पास एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति उसके साथ गलत प्रकार का काम करता है। अब जैसे ही वह जो फौजी है इस बात को सुनता है, वह समझता है, पढ़ता है, तो वह अब फटाफट वहाँ फौज से छुट्टी लेता है और सीधा आ जाता है अपने घर। और यहाँ जब वह अपनी पत्नी मीनू से ढंग से पूछता है कि भाई सच सच बताइए कहानी क्या है, अब तो वह जो मीनू है सारी बात कहानी बता देती है कि वह जो व्यक्ति है जिसका नाम मुकेश है वह यहाँ पर आया करता है और उसके साथ गलत संबंध बनाया करता है। दरअसल ये संबंध उसके जो ससुर जो मायका है वहीं से शुरू हुए थे और वो अभी तक यहाँ पर बरकरार है। अब इस बात को सुनकर वह जो फौजी है वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, तुम्हें यदि इस आदमी से छुटकारा पाना है, क्योंकि उसके शरीर में तो गुस्सा है वो तो पाएगा ही, लेकिन तुम्हें भी यदि पाना है तो तुम्हें उसकी इस प्लानिंग में सहायता करनी होगी। दरअसल तुमको उस मुकेश को बुलाना होगा। बस इतनी बात सुनकर वह जो मीनू है वह राजी हो जाते और अब वह इंतजार कर रही होती कि कब वह मुकेश आएगा। अगले 2 दिन बाद वह मुकेश फिर मीनू के पास आता है और मीनू को लेकर उसी कमरे में चला जाता है। वहाँ पर वह मीनू के साथ जैसे ही मीनू से कह रहा होता है कि चलो हम संबंध बनाते हैं, ऐसा कहकर वह मीनू तो बेड पर बैठ जाती है और अब जो मुकेश है वह अपने कपड़े निकाल रहा होता है। अचानक वह फौजी उसी बेडरूम में से निकल आता है और बस उस व्यक्ति मुकेश को दबोच लेता है। मुकेश जो कि थोड़ा कमज़ोर सा हो गया था, फौजी का ठीक ढंग से सामना नहीं कर पाया। अब तो जो फौजी है वह फौजी उस व्यक्ति यानी कि मुकेश के सर में कुछ ऐसा मार देता है जिसकी वजह से वह मुकेश वहीं पर गस खाकर गिर जाता है। अब तो वह फौजी उसके साथ कुछ ऐसा करता है यानी कि कुछ ऐसे हथियारों की मदद लेता है और फिर
उस मुकेश की जान ले लेता है और उसके शरीर को भी, यानी कि कहाँ पर उसने डंप कर दिया इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन जो पुलिस है वह पुलिस यहाँ पर उस फौजी को गिरफ्तार तो करती है, कुछ समय के लिए उसको हवालात के अंदर बंद तो करती है, लेकिन जब उसको कोई पुख्ता सबूत ही नहीं मिलते तो यहाँ पुलिस अब ज़्यादा कार्रवाई कैसे कर पाए। यहाँ पर साक्ष्यों के अभाव में उस फौजी को और फौजी की पत्नी मीनू को, दोनों को वहाँ उस केस में से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन वह जो मुकेश है वह अपनी उसी गंदे शौक की वजह से मारा गया। शायद उस मुकेश ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा भी दिन आएगा, लेकिन ये सब तो उसके सामने ही था और यही होना था। बस इसी प्रकार से इस मुकेश का भी ऐसा ही दर्दनाक अंत हो गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों इन घटनाक्रमों को आप लोगों के सामने लाकर हम लोग बताना चाहते हैं कि देखो, पहली बात तो इस बात को समझ लीजिए, बुरे कर्मों का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने इन कामों को कर तो रहा है, कर देता भी है, लेकिन वह इस बात को सोचने पर बिल्कुल भी नहीं दिमाग लगाता है कि भाई इनका परिणाम क्या होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के कितने भी काम किसी भी रूप में आप कर लें, हमेशा इनका गलत नतीजा ही होता है। इसीलिए किसी भी गलत काम में आगे बढ़ने से पहले उसके परिणाम के बारे में ज़रूर विचार करें कि आपको शायद लगता है कुछ समय के लिए कुछ सुख मिल जाए, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा दुख छुपा हुआ है। इस सुख को तो आप पता नहीं 2, 4, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए पकड़ पाएँ, लेकिन आप पाएंगे कि उस 1 घंटे के पीछे कितने ही साल गुजर जाते हैं, सलाखों के पीछे बस ऐसे ही पड़े रहते हैं और वहाँ पर पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों बार बार यही बात बताई जाती है। इन घटनाओं के माध्यम से भी हम आपको बताना चाहते हैं कि इंसान काम तो करता है, इंसान अपने विवेक का मतलब कि इस्तेमाल नहीं करता है, गलत काम करता है और गलत काम करने के बाद जब उसको उसके गलत नतीजे भुगतने पड़ते हैं तब वह बस ऐसे ही रह जाता है जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। अरे भाई, सब काम तुम्हारे ही हैं, किसी और ने नहीं किया है। और कहते हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव इस बात को कहते हैं कि अवश्य में भोक्तम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपने जो भी काम करें, शुभ करें या अशुभ करें, आपको उसके परिणाम अवश्य में भोगने ही पड़ेंगे। और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है किसी भी काम को करने से पहले, कुछ इस प्रकार के काम करने से पहले अपने दिमाग में मनन और चिंतन अवश्य करें, भगवान को याद करें और उसके बाद किसी भी प्रक्रिया में आगे बढ़े तो शायद आपको वह काम बहुत ही अच्छा हो और उसका परिणाम गलत जो होने वाले हैं वो होंगे ही नहीं, वो काम ही नहीं होंगे। परिणाम तो तब होंगे ना भाई। इसलिए हमें जो मानव जीवन भगवान प्राप्ति के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़े और कोशिश करें कि शायद आपकी जो ज़िंदगी है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि आपके इस प्रकार से ऐप करने के बाद इसको भुगतने वाला आपका परिवार ही है। आपके वहाँ पर ना मौजूद होने पर आपके परिवार को जो कष्ट, जो दुख की सीमाएं आपको भुगतनी पड़ती हैं वो शायद आपको, आपके परिवार को भुगतनी ना पड़े। इसलिए दोस्तों अपने विवेक का भरपूर मतलब कि मदद लें, अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते में बढ़ाएं और बुरे कर्मों से आप तौबा कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।